प्यारे छात्रों, आज मैं बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के अंतर्गत एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ और आज ये विधा कैसे फल फूल रही है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नाटक एकांकी का विकास महाभारत काल और रामायण काल से प्रारंभ होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी नाट्य एकांकी के रूप देखने को मिल जाते हैं। संस्कृत साहित्य में 8वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व तक नाटक एकांकी हमारे यहाँ विद्यमान थे। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती गई और ये परंपरा आगे चल करके आधुनिक काल में खूब फली फूली। इसके तहत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में इस विधा का थोड़ा विकास हुआ। 1843 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग के काल में इस विधा को खूब विकसित होने का मौका मिला। इस काल में नाटक जो एकांकी का ही रूप है वो इस काल में पर्याप्त मात्रा में लिखी गई। सबसे पहले एक एकांकीकार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं, जिन्होंने कई नाटक लिखे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का चारों मित्र, रेशमिटाई आदि एकांकी बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद एकांकी लिखने वालों में जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंदास आदि का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने एकांकी विद्या का सृजन किया। आधुनिक काल में वैसे तो गद्य की अनेक विधाएं थी। इन विधाओं में ज़्यादा महत्व तो नाटक, कहानी और उपन्यास को मिला, लेकिन इसके साथ साथ ही इस काल में गद्य की अनेक विधाओं की रचना हुई, जिनमें नाटक है, निबंध है, उपन्यास, रिपुतार्थ, संस्मरण, लघु कथा, ठुमरी, रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण आदि विधाओं का सृजन हुआ। इन विधाओं में एकांकी की अगर बात करें तो एकांकी नाटक के समानांतर है। जैसे नाटक पहले प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, संस्कृत से लेकर के लौकिक भाषाओं में नाटकों की रचना हुई है और उसी के आगे चलने के बाद में नाटकों के साथ साथ एकांकी विधा भी खूब फली फूली। इन एकांकियों में यानी एकांकी का मतलब है एक ही अंक में लिखा गया कथानक एकांकी है। एकांकी में अगर हम देखें तो इसमें एक संकलन त्रय होता है। तो संकलन त्रय का मतलब होता है समय, स्थान और घटना की जानकारी प्रदान करने वाले को संकलन त्रय कहते हैं। तो जब एकांकी शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें समय के बारे में बताया जाता है, जैसे अपराह्न के 2 बजे, संध्या सायंकाल का समय। तो इस प्रकार से एकांकी का प्रारंभ समय और फिर इसके बाद में स्थान यानी एकांकी की कथा जो घट रही है
वो कौन से स्थान को लेकर रची गई है, इसका उल्लेख भी एकांकी में दे दिया जाता है। और घटना यानी संकलन त्रय में तीसरा महत्वपूर्ण होता है संकलन त्रय, और संकलन त्रय में तीसरा होता है घटना, यानी इस कहानी में घटना किस प्रकार की होती है इसका वर्णन करके एक एकांकी का निर्माण होता है। और ये एकांकी नाटकों के समान ही होते हैं। एकांकी में कहा जाता है कि नाटक उपन्यास के समान ही 6 तत्व होते हैं, लेकिन एकांकी में एक तत्व अलग से होता है जिसको संकलन त्रय कहते हैं। और संकलन त्रय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एकांकी के तत्वों का अगर गहराई से अध्ययन करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एकांकी में सबसे पहला तत्व कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथन पहला इसका तत्व होता है। इसका मतलब ये होता है कि एकांकी में जो घटना घटी गई है उसकी कहानी या उसका घटनाक्रम किस प्रकार का है। तो इसको भी यानी 2-3 तरह से देखा जा सकता है। कथा का शुरू, इसका चरमोत्कर्ष, इसका समापन और इसके उद्देश्य के रूप में इस कथा वस्तु, विषय वस्तु को देखा जा सकता है। तो यह तत्व एकांकी की आत्मा से भी संबंधित हो सकता है, यानी आत्मा ही होती है। अगर ये तत्व नहीं हो तो एकांकी की कथा वस्तु क्या है इसके बारे में हम इसको समझ ही नहीं पा सकते कि ये क्या है। अगर एकांकी के तत्वों के बारे में दूसरा तत्व अपन लें तो इसके पात्र या चरित्र चित्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि एकांकी में पात्र कितने होने चाहिए और कितने पात्रों को लेकर के एक एकांकी सफल हो सकता है। तो इसके लिए हिंदी के विद्वान और आलोचकों ने यह बताया है कि एकांकी में कम से कम 4 या 5 पात्र होने चाहिए। अगर 2-3 पात्र होंगे तो एकांकी थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, और 6-7 से ज़्यादा एकांकी होंगे तो वो एकांकी न होकर के एक उपन्यास की श्रेणी में आने वाला बन जाएगा। तो इसके तत्व के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण जो इसका दूसरा तत्व है, इसमें 5 या 4 के आसपास इसके पात्र होने चाहिए। पात्र भी ऐसे होने चाहिए जो यानी कथा को आपस में मिल बांट करके प्रस्तुत करें, और पात्र ऐसे होने चाहिए कि कथा को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए, इसके उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। तो ऐसा अगर एकांकी में होगा तो वह एकांकी बड़ा ही प्रसिद्ध होगा। और तीसरा महत्व अगर इसका देखना चाहिए तो कथोपकथन या संवाद हो सकता है। यानी एकांकी के कथोपकथन या संवाद कैसे होने चाहिए, तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसके कथोपकथन या संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए और बोलचाल की ऐसी भाषा से प्रयुक्त होने चाहिए जो सर्वग्राही हों। तो इस प्रकार का अगर एकांकी में कथोपकथन या संवाद होगा तो इसको पाठक आसानी से पढ़ सकते हैं और इसमें पाठकों के समझ कोई किसी प्रकार की समस्या का भी नहीं हो सकती। अगर एकांकी का मैं चौथे तत्व की बात करना चाहूँगा तो भाषा शैली। चौथा इसका तत्व होता है भाषा शैली। भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि एकांकीकार अगर एकांकी को लिख रहा है तो इसकी भाषा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरल भाषा में अगर कोई एकांकी लिखा जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। शैली की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए एकांकी की शैली कि इसको पाठक एक ही यानी क्रम में इसको पढ़ लें
तो वो भाषा और शैली भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो एकांकी बड़ा ही अच्छा माना जाएगा और एकांकी सफल भी होगा। देश काल यानी अगर एकांकी में इस तत्व को देखा जाए तो एकांकीकार जब एकांकी लिखता है तो संकलन त्रय में इसका देश काल दे देता है कि ये घटना कौन से क्षेत्र से ली गई है और कौन से शहर या गांव को इसका आधार बनाया गया है, या कौन सी घटना इसके क्रम में पहले ही यानी एकांकीकार इसको प्रस्तुत कर देता है। तो देश काल के अंतर्गत यानी यह इसका तत्व बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको यानी पाठक कथा के साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं कि हाँ इस क्षेत्र का यह कथानक है और इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया गया है। और इसका होता है उद्देश्य। लास्ट का जो इसका तत्व होता है छठा, इसको बोलते हैं उद्देश्य। तो बिना उद्देश्य के तो कोई रचना होती ही नहीं। कोई भी रचना जब लिखी जाती है तो इसका उद्देश्य ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई तो होता ही है। तो उद्देश्य एकांकी का ऐसा होना चाहिए जो पाठकों पर अच्छी तरह से प्रभाव डाले। अब पाठकों पर किस प्रकार से प्रभाव एकांकी डाल सकते हैं, तो इसके उद्देश्य को लेकर के हम इसके उद्देश्य को कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे इसका उद्देश्य यानी पाठकों को यथार्थ जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करना भी हो सकता है। कुछ एकांकियों का उद्देश्य सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है और पाठकों को समाज की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराने का भी इसका हो सकता है। और एकांकी का लास्ट का और सातवां तत्व होता है संकलन त्रय। तो संकलन त्रय के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि समय, स्थान और घटना की जानकारी प्रदान करने वाले को संकलन त्रय कहते हैं। और संकलन त्रय यानी गद्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं में एकांकी में होता है, बाकी विधाओं में संकलन त्रय का कोई अभियोजन या कोई नहीं हो सकता। यानी एकांकीकार एकांकी जब लिखता है तो संकलन त्रय को सबसे मोस्ट रूप में ध्यान में रख करके इसको प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से एकांकी का उद्भव संस्कृत के नाटकों से हुआ है। यानी संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, पाली थी, इन भाषाओं में यानी संस्कृत के नाटक लिखे गए थे और नाटकों के तदंतर ही एकांकियों का विकास हुआ। और एकांकी आज यानी आधुनिक काल में खूब ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, जिसको अगर हम देखें तो भारतेंदु युग जो 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, इस काल में भी यानी भारतेंदु और उसकी मंडली जैसे प्रेमधन है, बद्रीनारायण चौधरी है, अंबिकादत्त व्यास है, प्रताप नारायण मिश्र है आदि ने भारतेंदु के साथ साथ अनेक प्रकार के एकांकी लिखे। और भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग में भी यानी एकांकी का विकास हुआ। हालांकि द्विवेदी युग यानी भाषाई दृष्टि से ज़्यादा इसमें विकास नहीं हो सका, क्योंकि भारतेंदु युग के साहित्य में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए भारतेंदु जी ने, द्विवेदी जी ने 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक जो इनका काल था, इस काल में भी एकांकी थोड़े बहुत तो लिखे गए, लेकिन भारतेंदु युग के एकांकियों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया था। तो इस काल में भी 1918 तक एकांकियों का सृजन हुआ है। और उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी काल में भी एकांकियों का सृजन हुआ। और छायावाद के बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, छठे दशक के एकांकी, सातवें दशक के एकांकी और यहाँ तक कि आज 2020 में भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एकांकियों का सृजन हो रहा है। और ये विधा यानी नाटक उपन्यास के समान चल रही है और इस विधा का विकास बहुत ही अच्छी बात है और इसमें होना भी चाहिए। एकांकी
मूल रूप से यानी कथा को लेकर के लिखे जाते हैं। समाज की वास्तविक स्थिति, आदर्शवाद को प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। इन एकांकियों में समस्याओं को उठाया जाता है और उनका समाधान भी एकांकी के माध्यम से कर दिया जाता है। तो ये एकांकी बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं और अगर नाटकों से इनका संबंध जोड़ा जाए तो नाटक और एकांकी, उपन्यास और कहानी, ये गद्य की एक जीवंत विधाएं हैं जिसके माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति को उकारा जाता है और ये विधाएं निरंतर अग्रेसित हो रही हैं और इनके माध्यम से यानी हमारा हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध और पुष्ट है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वास्तव में विधाएं आगे भी इन विधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यानी इनको अपनाएं, इनको लिखें और इसमें जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को प्रस्तुत करने में ये एकांकी एकदम से सफल रहें। ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक और एकांकी के संबंध में माना जाता है कि ये विधाएं आधुनिक काल में स्टार्ट हुई लेकिन आज ये उन्नति के शिखर तक पहुँच रही हैं। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के लिए बड़े ही गर्व की बात है।